नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जिंदा आंखें, पार्ट 9। अमन ओबरॉय ने बंगले में प्रवेश किया और विनोद के कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर कहाँ? हरीश खुदे ने पूछा। मैं जब भी बाहर से लौटता हूँ 5-10 मिनट विनोद के पास बैठता हूँ, अमन ओबरॉय बोला। 2-3 नौकर दिखे थे जिन्होंने उसे सलाम किया था। तभी सामने से रानी आ गई। अमन ओबरॉय उसे देखता रह गया। काली साड़ी में वो लिपटी हुई थी। गोरा चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी पसंदीदा बिलोरी आंखों में आमंत्रण का भाव था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बज गई घंटी। हरीश खुदे बोला। अमन ओबरॉय के होठों पर मीठी मुस्कान तैर उठी। हेलो रानी, वो बोला। मिस्टर ओबरॉय, रानी आगे बढ़ती कह उठी। आप अपना मोबाइल साथ नहीं ले गए? ओह, भूल गया। मोबाइल भी कोई भूलने की चीज है? रानी ठिठकी। कल से मत भूलिएगा। वे साथ साथ चल पड़े। वो अभी भी आपके भीतर है? रानी ने सरसराते स्वर में पूछा। हरीश खुदे की बात कर रही हो तुम? हाँ, वो हमेशा ही मेरे भीतर रहता है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जान कि कोई तुम्हारे भीतर रहता है। इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? अब तो आदत पड़ती जा रही है। वो भीतर रहकर क्या करता है? कुछ नहीं, अपनी जिंदगी बिता रहा है, अमन ओबरॉय ने मुस्कुराकर कहा। विनोद को बताया हरीश खुदे के बारे में? क्या जरूरत है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। दोनों विनोद ओबरॉय के कमरे में पहुंचे। कोई बदलाव नहीं था। हमेशा की तरह विनोद बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था। हेलो विनोद, अमन पास पहुंचकर मुस्कुराया। कैसे हो? हमेशा की तरह, विनोद ने शांत स्वर में कहा। तुम कहो, नई आंखें मिलने के बाद जिंदगी कैसी है? बढ़िया, सब कुछ पहले की तरह है। बैठ जाओ, मैं बोर हो रहा हूँ, तुमसे बातें करूंगा। रानी ने फौरन कुर्सी पास सरका दी। कुर्सी पर बैठता ओबरॉय रानी से बोला। कॉफी के लिए कह दो। रानी ने सिर हिलाया और बाहर निकल गई। मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूं अमन, इससे पहले कि रानी वापस आए। विनोद बोला। कहो। रानी के साथ तुम्हारे संबंध है ना? विनोद का स्वर शांत और नजरें अमन पर थी। अमन ने चौंक कर विनोद को देखा, देखता रह गया। गलत मत समझना अमन, मैं तुमसे बहुत ही खास बात करना चाहता हूँ, परंतु ये सवाल भी जरूरी था। मैं जानता हूँ रानी किसी से भी संबंध बना सकती है, क्योंकि उसे जो चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। मेरी बात का सही जवाब देना अमन। हाँ, अमन ओबरॉय ने बेचैनी से पहलू बदला और कह गया। कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, परंतु मैं तुम्हें रानी के बारे में सावधान करना चाहता हूँ कि अब वो विश्वास की काबिल नहीं रही। मैंने उसमें कई ऐसे बदलाव देखे हैं जो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरे और तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे रानी का हाथ है। विनोद, ओबरॉय के होठों से निकला। सुनते रहो, रानी आने वाली होगी। मैंने बहुत सोचा है, सोचता ही रहता हूँ इस तरह बेड पर पड़े रहकर कि हम दोनों की मौत से सिर्फ रानी को फायदा है। रिश्तेदार तो ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इसका कोई फायदा नहीं। ये काम तब से ही शुरू हुआ जब से मैंने रानी के साथ शादी की। मेरे ख्याल से वो हम दोनों को खत्म करके सबकी मालकिन। ये तुम्हारी खामखा की सोच है, अमन ओबरॉय कह उठा। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं? अमन ओबरॉय खामोश रहा। मैं तुम्हें साल भर से कहता रहा कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन जब तुम्हें भी मारने की कोशिश की गई तो तब तुम्हें मेरी बात का यकीन हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। सिर्फ ध्यान? विनोद ने अमन को देखा। तुम ही कहो, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? सतर्क रहूंगा। ओबरॉय गंभीर था। रानी बहुत बदल चुकी है, विनोद ने गंभीर स्वर में कहा। वो मुझे तलाक भी नहीं देना चाहती, जबकि मैं उसे करोड़ों रुपया देने को तैयार हूँ। यहीं से शक उठता है कि अब भी वो मेरे साथ क्यों जुड़ी हुई है। शायद वो हम दोनों को मारकर सारी जायदाद। तभी रानी ने भीतर प्रवेश किया। विनोद खामोश हो गया। तुम अपना ध्यान रखो, अमन कह उठा। मैं तुम्हारे लिए किसी बड़े डॉक्टर से बात करूंगा।
अपने भाई की बात को तुम किस तरह ले रहे हो? हरीश खुदे ने पूछा। अभी अभी ओबरॉय अपने बेडरूम में पहुंचा था। बेड पर पड़े पड़े वो उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है। ओबरॉय ने कहा, उसकी बात में कोई दम नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि रानी ऐसा करने की सोचेगी भी। करना तो दूर, रानी का नशा तुम्हें काफी चढ़ा हुआ है। उसके खिलाफ सुनना भी तुम्हें पसंद नहीं। मुझे आंखें मिल जाएं, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की। तुम नहीं समझोगे। ऐसे में कैसे मान लो कि रानी ये काम कर सकती है? तुम उसकी बिलौरी आंखों पर और मुफ्त के माल पर फिदा हो। इससे ज्यादा तुम उसके बारे में नहीं सोच सकते। बेकार की बात मत कर। मैं सच कह रहा हूं कि रानी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। तुम बकवास बंद करो, अमन ओबरॉय चिल्लाया। मैं रानी के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जान, रानी सरसराते स्वर में ओबरॉय के गालों पर हाथ फेरती उसकी गोद में बैठी कह उठी, तुमसे दूर जाने को दिल नहीं करता। दूर कहाँ? ओबरॉय का चेहरा नशे में तप रहा था। तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहती हो। सच? तेरी कसम रानी, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। झूठे। रानी भी तगड़े नशे में थी। तुम्हारी बिलौरी आंखों ने मुझे लूट रखा है। तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल किए रहती है। तुम जैसी दूसरी नहीं देखी मैंने। तुम सबसे सुंदर और मोहक हो। सबको भूलकर मैं तुम्हारा बन बैठा हूँ। ओ जान, रानी ओबरॉय से लिपट गई। ओबरॉय के हाथ उसके जिस्म पर फिरने लगे। कमरे का माहौल गर्म हो उठा। दोनों के बीच अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। रात के 2 बज रहे थे। पूरे बंगले में सन्नाटा छाया हुआ था। 5-7 मिनट तक यही आलम रहा। एकाएक रानी उसकी गोद से उठी, बेड पर पड़ा गाउन उठाकर पहना। कहाँ जा रही हो? ओबरॉय अचकचाकर बोला। 1 मिनट जान, अभी आई। 1 मिनट में। रानी ने आगे बढ़कर उसे चूमा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ओबरॉय ने अपना विस्की का गिलास उठाया। वो इस तरह क्यों चली गई? हरीश खुदे बोला। कुछ याद आ गया होगा। ऐसे मौके पर कभी कुछ याद नहीं आता। जरूर कोई बात है। तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। खुदे ने कहा। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? वो आ रही है। एक बार देखो तो सही कि वो क्या करने गई है। चुप रहो। इस तरह की बातें करके मेरा मजा मत खराब करो, अमन ओबरॉय ने तीखे स्वर में कहा और गिलास खाली किया। तुम मेरी बात को यूं ही क्यों उड़ा रहे हो? वहम शक से भरे हो तुम। जरा सी बात को खींचकर लंबा कर देते हो। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। तुम्हारी जिंदगी ही ऐसी रही है। खून खराबा, चोरी डकैती, शक, लड़ाई झगड़ा। ये बातें कहकर तुम सच्चे हो जाना चाहते हो। खुदे ने नाराजगी से कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि ऐसे मौके पर कोई भी कहीं नहीं जाता। कोई जरूरी काम याद नहीं आता। रानी को देखो, वो क्यों गई है। तो तुम बस करो, बस करो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं। वो आती होगी। देखा तुमने रानी के साथ कितना मजा आता है। वो कितना मजा देती है। तुम्हारी टुन्नी तो रानी के सामने कुछ भी नहीं होगी। टुन्नी की बात मत करो। वो बारू से शादी करने जा रही है। मैं उसे जल्दी ही भुला दूंगा, खुदे ने कहा। दिल पर चोट लगी? ओबरॉय नशे में मुस्कुराया। लगेगी ही। खुदे ने गहरी सांस ली। मेरे मरने के हफ्ते बाद ही टुन्नी बारू से शादी करने को तैयार हो गई। बस इतना ही प्यार था मेरे से। 1 हफ्ते में भूल गया मैं उसे। वो तो मेरे से प्यार का दम भरा करती थी। इसमें टुन्नी की गलती नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है। जो मर गया उसे भुला दिया जाता है और अपनी आगे की जिंदगी देखी जाती है। वो भी जवान है, जीवन पूरा पड़ा है, तो कोई साथी भी तो चाहिए। फिर तू तो। तभी दरवाजे पर आहट हुई। ओबरॉय की नजरें उधर घूमी। रानी आ गई थी और दरवाजा बंद कर रही थी। आ जाओ रानी, तुम्हारे बिना चैन नहीं मिलता, अमन ओबरॉय नशे में प्यार भरे स्वर में कह उठा। दरवाजा बंद करके रानी ने गाउन उतारा और उसकी टांगों पर आ बैठी। ओबरॉय ने उसे भींच लिया। उसके बाद तो रानी ने ओबरॉय को नहीं छोड़ा। तूफान ऐसा उठा कि बढ़ता ही चला गया। ओबरॉय ने आज रानी का और भी शानदार रूप देखा कि वो कितना गर्मजोशी से प्यार कर सकती है। सुबह 4 बजे जब रानी उसके बेडरूम में गई तो ओबरॉय थक टूट चुका था।
रानी ने जैसे आज उसे जन्नत की सैर करा दी थी। तेरी रानी तो मेरे को पागल कर देगी, खुदे ने आह भरी। ऐसी कमाल की औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। मानता है ना कि तेरी टुन्नी से बढ़कर है ये? ओबरॉय पस्त हाल में बेड पर पड़ा कह उठा। सच में टुन्नी तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तो ऐसी औरत के खिलाफ मैं कैसे कोई बात सुन सकता हूँ? ओबरॉय मुस्कुराया। सही में ऐसी औरत को तो हर कोई सिर आंखों पर बिठा के रखेगा। खुदे ने ईमानदारी से स्वीकार किया इस बात को। अब सो जा, सुबह बिजनेस का काम धाम देखना है, ओबरॉय बोला। सोने दे यार, हरीश खुद ही बड़बड़ा उठा। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? मैं नहीं उठ रहा, कोई मुझे उठा रहा है, अमन ओबरॉय ने कहा। कौन? पता नहीं, मुझे तो खुद तगड़ी नींद आ रही है। सपने में भी रानी के नजारे कर रहा होगा, हरीश खुदे ने कहा। उठना पड़ेगा, अब उठाने वाला मुझे जोर जोर से हिला रहा है। रानी तो नहीं आ गई दोबारा से? अमन ओबरॉय ने आंखें खोली। नींद और शराब के नशे से भरी पड़ी थी आंखें। सामने घर का बूढ़ा नौकर जगदीश खड़ा था। क्या बात है? अमन ओबरॉय ने आंखें मिचमिचाते उसे देखा। मालिक, छोटे मालिक मरे पड़े हैं, जगदीश ने भर्राई स्वर में कहा। क्या? अमन ओबरॉय की आंखें पूरी खुल गई। वो अजीब सी नजरों से जगदीश को देखने लगा। क्या कहा तुमने? छोटे मालिक? जगदीश घबराया सा लग रहा था। अमन ओबरॉय जल्दी से बेड से उतरा और कमरे के बाहर की तरफ दौड़ा। विनोद मर गया? खुदे ने हैरानी से पूछा। जगदीश की बात से तो ऐसा ही लगता है, ओबरॉय बदहवास सा कह उठा। ये कैसे हो सकता है? रात को तो वो ठीक था। पता नहीं क्या बात है, मेरा तो सिर चकरा रहा है। वो जिंदा होगा, जगदीश से कोई गलती हुई होगी। हरीश खुद ही चुप रहा। ओबरॉय विनोद के कमरे में पहुंचा तो ठिठक गया। वहां दो नौकर और भी मौजूद थे। विनोद वैसे ही बेड पर पड़ा था जैसे कि पड़ा होता था, परंतु इस वक्त उसकी छाती और उसके माथे पर गोलियां लगी थी। वो मरा पड़ा था। ओबरॉय हक्का बक्का सा खड़ा विनोद की लाश को देखता रह गया। विनोद? अमन ओबरॉय का स्वर थर्रा उठा। ये क्या हो गया? किसने किया? नौकर भी स्तब्ध से खड़े थे। दीवार घड़ी सुबह के 6:30 बजा रही थी। जगदीश, ये क्या हुआ? अमन ओबरॉय चीखने जैसे स्वर में बोला। मालिक के लिए रोज की तरह रमन दूध का गिलास छोटे मालिक के लिए लेकर आया, तो तब ये सब देखा, जगदीश ने कहा। बेड के पास देख, नीचे क्या पड़ा है? वो रिवॉल्वर है, हरीश खुदे ने कहा। अमन ओबरॉय की निगाह रिवॉल्वर पर जा टिकी। ये रिवॉल्वर तो मेरी है, नाल पर साइलेंसर चढ़ा है। कल रानी ने चढ़वा कर देखा था साइलेंसर, ओबरॉय के होठों से निकला। सही समझा बेटे, ये रिवॉल्वर तेरी ही है, हरीश खुदे कह उठा। मेरे ख्याल में तेरा तो काम हो गया। क्या मतलब? तेरी रिवॉल्वर से तेरा भाई मरा, रिवॉल्वर भी सामने है। अभी भी नहीं समझा कि रानी ने तेरा काम कर दिया? रानी ने? ये तू क्या कह रहा? मोटी अकल वाले, ये खेल रानी नहीं खेला है। देख लेना, रिवॉल्वर पर तेरी ही उंगलियों के निशान मिलेंगे। तभी तो कल रानी ने तेरे को रिवॉल्वर दिखाने को कहा था कि उस पर तेरी उंगलियों के निशान आ सके। उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। वो हर काम सोच समझकर कर रही थी। रात तू सोचता रहा कि तू उसका काम कर रहा है, जबकि वो तेरा काम कर रही थी। रात को 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर गई थी। हाँ, तब वो ये ही काम करने आई थी। विनोद को शूट करके वो वापस तेरी गोद में आ बैठी थी। नहीं, ओबरॉय के होठों से निकला। रानी ने दिन में ही रिवॉल्वर तेरे कमरे से निकालकर यहाँ कहीं रख दी होगी। तेरा तो काम हो गया। तेरा मतलब कि रानी ने सब किया है? मतलब नहीं, सीधी बात कह रहा हूँ। ये सब रानी ने ही किया है और तेरे को फंसा दिया है। पुलिस को रिवॉल्वर पर से तेरी ही उंगलियों के निशान मिलेंगे, हरीश खुद एक कड़वे स्वर में बोला। रात रानी ने तेरे को यादगार मजा क्यों दिया, वो अब मेरी समझ में आ चुका है। क्योंकि वो रानी की और तेरी आखिरी रात थी। जमकर रगड़वाया रानी ने अपने को कि तू इस रात को कभी भूले नहीं। अब तेरे को समझ आ गया होगा कि रानी में और टुन्नी में क्या फर्क है। तू बकवास कर रहा है, रानी ऐसा नहीं कर सकती। अमन ओबरॉय अजीब सी हालत में फंसा था। नहीं कर सकती?
नहीं, वो पुलिस को फोन कर। पुलिस को? घर में तेरे भाई की हत्या हो गई है, सब नौकर खड़े हैं, पुलिस को नहीं बुलाएगा क्या? रानी कहाँ है? अमन ओबरॉय ने आसपास देखा। पहले पुलिस को फोन कर, शरीफ शहरी का फर्ज निभा, बाकी झंडे तो बाद में गड़ेंगे, हरीश खुदे बोला। अमन ओबरॉय के चेहरे पर पसीना दिखने लगा था। बेड पर विनोद की लाश पड़ी थी, नौकर सहमे से खड़े थे। ओबरॉय ने पुलिस को फोन करके विनोद की हत्या की खबर दी। कि कहीं विनोद ने आत्महत्या तो नहीं की? ओबरॉय धम से कुर्सी पर बैठ गया। आत्महत्या की तो रिवॉल्वर उसके पास कैसे पहुंच गई? रिवॉल्वर मेरी ही है ना? 100%। मैंने कल रात रिवॉल्वर देखी थी, धोखा नहीं खा सकता। अब तो तेरी समझ में आ गया कि रानी रात को अचानक ही गर्म माहौल में तेरे को छोड़कर क्यों गई थी। उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी, तब वो विनोद को शूट करके आई थी। हे भगवान, या तो तू पागल है या फिर मैं। तू ही पागल है। ओबरॉय ने नौकरों को देखकर फीके स्वर में पूछा। रानी कहाँ है? मालकिन कुछ देर पहले यहीं थी, हमने पहले उन्हें खबर दी, एक नौकर ने कहा। मालकिन ने लाश देखी तो चीख उठी, नीचे जा गिरी थी। कठिनता से हमने उन्हें संभाला, वो बहुत रो रही थी, उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। वो कहाँ है? अपने कमरे में। ओबरॉय कुर्सी से उठा और रानी के कमरे की तरफ बढ़ गया। सुना तुमने? हरीश खुले व्यंग से बोला। नौकर कहते हैं मालकिन चीखी, बेहोश हो गई, सदमा लगा उसे। बढ़िया ड्रामा किया उसने। बोझ बने एक अपाहिज पति की मौत का सदमा लगा, जबकि वो अपनी रातें तुम्हारे साथ बिताती। चुप रहो। विनोद की मौत से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। परेशानी तो तुम्हारी अब शुरू होगी, पुलिस को आने नहीं दो। क्या कहना चाहते हो? मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इज्जतदार करोड़पति जो ठहरे, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई करोड़पति साहब कि जहां दौलत होती है वहां कांटे भी होते हैं। इस वक्त तुम्हें कांटा चुभ गया है और तुम्हें चुभने का एहसास भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारी बकवास को नहीं समझ रहा। अपने भाई की मौत की वजह से तुम उसकी हत्या में फंसने जा रहे हो। मैं क्यों? मैंने नहीं मारा उसे। रिवॉल्वर पर से तुम्हारी ही उंगलियों के निशान मिलेंगे। रानी खेल खेल गई है अपना। तुम इसी तरह की बकवास करते रहोगे। रानी के कमरे का दरवाजा बंद था। ओबरॉय ने दरवाजा थपथपाया। रानी, ओबरॉय ने पुकारा, परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई। ओबरॉय के 2-3 बार दरवाजा थपथपाने और पुकारने पर भीतर से रानी की आवाज आई। चले जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। दरवाजा खोलो रानी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विनोद को किसी ने मार दिया। मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत रो चुकी हूँ, मुझे डर लग रहा है। रानी की आवाज पुनः आई। ये सब कैसे हुआ रानी? मैं तुमसे जानना चाहता। मुझे नहीं पता, मुझे तो नौकर ने बताया। दरवाजा तो खोलो प्लीज, मुझे परेशान मत करो। विनोद की लाश देखकर मैं डर गई हूँ। अमन ओबरॉय कुछ पल दरवाजे को देखता रहा, फिर थके परेशान अंदाज में वापस चल पड़ा। विनोद के कमरे में पहुंचा। नौकर कमरे के बाहर खड़े थे। मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? ओबरॉय गुस्से से नौकरों से बोला, परंतु नौकर क्या जवाब देते। तू चुप क्यों है? अमन ओबरॉय खुदे से बोला। खुदे की तरफ से जवाब नहीं आया। खुदे, बोलता क्यों नहीं तू? अमन ओबरॉय बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों मुसीबत में पड़ने वाले हैं। विनोद की हत्या का इल्जाम तेरे पर आने वाला। मैंने उसे नहीं मारा तो मेरे पे इल्जाम क्यों? तेरे को कानून की ठीक से समझ नहीं है, मुझे है। रिवॉल्वर पर तेरी उंगलियों के निशान मिलेंगे और तू फंसा ही फंसा। रानी ने सोच समझकर खेल खेला है, देखा नहीं? अब तो रानी ने दरवाजा भी नहीं खोला। तो तेरा ख्याल है कि ये सारा जाल रानी ने बुना है? ख्याल नहीं, पक्की बात है, खुदे ने गंभीर स्वर में कहा। विनोद का जानलेवा एक्सीडेंट रानी ने ही करवाया था। तेरी जान लेने की कोशिश के पीछे भी रानी का हाथ था। चावड़े ने रात बताया था कि हर बार इस सिलसिले में एक औरत इंस्पेक्टर से मिलने आती है। रात विनोद ने स्पष्ट तौर पर अपना शक रानी पर जता दिया था। इन बातों को तू झुठला नहीं सकता। अब रानी के सपने लेने छोड़ दे, वो तेरे हाथों से दूर जा चुकी है।
उसकी नज़र तेरी दौलत पर है और उसने अपनी चाल चल दी। तेरे जैसा बेवकूफ उसका भरोसा करता रहा, उसके शरीर से खेलता रहा और सोचता रहा कि रानी उसकी मुट्ठी में है। रानी ऐसा करेगी, मैं नहीं सोच सकता। क्या पता बात कुछ और हो। तेरे जैसा उल्लू का पट्टा मैंने कभी नहीं देखा। तेरे साथ तो मैं भी फंस जाऊंगा। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां आ पहुंची। पुलिस वाले अपनी जरूरी कार्यवाहियां करने लगे। अमन ओबरॉय परेशान सा कुर्सी पर बैठा रहा। पुलिस ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में ली और लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद इंस्पेक्टर अमन ओबरॉय के पास आया। मुझे आपके भाई की हत्या का दुख है, इंस्पेक्टर बोला। अमन ओबरॉय कुछ कह ना सका। कैसे हुआ ये सब? किसने मारा होगा आपके भाई को? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो नौकर ने उठाया। आप मेरे भाई की पत्नी के बयान लीजिए। उसे गहरा सदमा लगा है अपने पति की हत्या से। वो अभी ठीक से बात करने की स्थिति में नहीं है। उनका बयान लेने मैं शाम को आऊंगा। तब तक वो खुद को संभाल चुकी होगी। कमरे में जो रिवॉल्वर मिली वो किसकी है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरी है। उसी रिवॉल्वर से गोलियां चली। कैसे पता? ओबरॉय ने इंस्पेक्टर को देखा। नाल से बारूद की गंध आ रही है। आपकी रिवॉल्वर कमरे में कैसे आ गई ओबरॉय साहब? पता नहीं, उसे तो मैं वार्डरोब में रखा करता था। कल भी वही थी, मैंने देखा था। मुझे आपकी उंगलियों के निशान लेने होंगे। इंस्पेक्टर ने ओबरॉय की उंगलियों के निशान ले लिए। आपका भाई बेड पर ही रहता था? हाँ। और उसकी पत्नी से आपके संबंध कैसे हैं? इंस्पेक्टर ने ओबरॉय की आंखों में झांका। वो इस घर की सदस्य है। घर वालों से जैसे संबंध होने चाहिए वैसे ही हैं। आप कहीं मत जाइएगा, शायद मुझे आपकी जरूरत पड़े, पूछताछ करनी पड़े, इंस्पेक्टर बोला। लेकिन हत्या किसने की विनोद की? घर के ही किसी सदस्य ने। आपने या उसकी पत्नी ने? इंस्पेक्टर ने स्पष्ट कहा। बेड पर इस तरह पड़े इंसान को बाहर का कोई आदमी नहीं मारेगा। ऐसे इंसान की मौत से बाहरी आदमी को कोई फायदा नहीं। अमीरों के घरों में इस प्रकार हत्याएं हो जाती हैं और मकसद सिर्फ दौलत होती है। शाम तक ही कुछ पता चल सकेगा। मैंने विनोद को नहीं मारा। नहीं मारा तो अच्छी बात है, इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा। मैं इस बारे में शाम तक ही कुछ कह सकूंगा। पुलिस वाले चले गए। सुबह के 10 बज चुके थे। अमन ओबरॉय और भी परेशान हो उठा। फंदा कस रहा है तेरे गले में, खुदे बोला। पुलिस इंस्पेक्टर इशारा भी कर गया है। जब मैंने विनोद को नहीं मारा तो वो मुझे कैसे फंसा सकता है? देखता रहे आगे क्या होता है। अमन ओबरॉय रानी के पास जा पहुंचा। इस वक्त रानी के कमरे का दरवाजा खुला था। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। रानी, ये क्या हो गया रानी? ओबरॉय परेशानी में कह उठा। रानी ने आंखें खोलकर उसे देखा, हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जान, ओबरॉय ने उसका हाथ थाम लिया। रानी, ये विनोद, ये तुमने क्या किया जान? रानी सरसराते स्वर में कह उठी। मुझसे शादी करने के लिए तुमने विनोद को? नहीं रानी, नहीं। ओबरॉय उसका हाथ थामे कह उठा। मैं विनोद की जान लेने की सोच भी नहीं सकता। रानी ओबरॉय को देखने लगी, बोली, मुझे तुम पर भरोसा है जान। मैं तो सोच रहा था कहीं तुमने मेरी रिवॉल्वर से विनोद को। रानी ने आंखें बंद की और पीड़ा भरे स्वर में कह उठी। जान, जब से विनोद की लाश देखी है तब से मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है जैसे जान निकल जाएगी। एम्बुलेंस बुलवा दो। मैं नर्सिंग होम में आज का दिन रहना चाहूंगी। ओह, मैं तुम्हारे साथ चलता नहीं। इन हालातों में हमारा साथ रहना ठीक नहीं जान। पुलिस खामखा का शक करेगी। ठीक है, ड्राइवर तुम्हें नर्सिंग होम छोड़ आता है। ओबरॉय रानी को देख रहा था। परंतु विनोद को किसने मारा? मैंने तो यही सोचा कि ये काम तुमने किया है। रानी का स्वर पुनः सरसरा उठा। नहीं रानी, नहीं। विनोद मेरा भाई था। तो तुम रात को कमरे से बाहर क्यों गई थी? ओबरॉय ने पूछा। कोई काम याद आ गया था। पर तुम क्यों पूछ रहे हो ये बात? रात को तो नहीं पूछी। कहीं तुमने तो विनोद को नहीं मारा? तुम मुझ पर शक कर रहे हो जान? पूछ रहा हूं। वो मेरी रिवॉल्वर से मरा है। मेरी रिवॉल्वर विनोद के कमरे में। आह, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है।
प्लीज जान, मुझे नर्सिंग होम पहुंचा दो। 15 मिनट में ही रानी ड्राइवर के साथ नर्सिंग होम भेज दी गई। साली बड़ी कुत्ती चीज है, खुदे बोला। क्या एक्टिंग कर रही थी? अमन ओबरॉय कुछ नहीं बोला। कुछ कहेगा भी? खुदे ने पुनः कहा। मैं सोच रहा हूं कि मुझे फंसाकर रानी को क्या फायदा मिलेगा। हर चीज का मालिक तो मैं ही रहूंगा। यही तो मैं सोच रहा हूं, खुदे बोला। इस तरह रानी क्या हासिल करना चाहती है? उसे क्या मिलेगा? आजादी तो उसे पहले से ही हासिल है। पति बेड पर है और मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ? ओबरॉय ने कहा। अभी इंतजार कर, हरीश खुदे ने सोच भरे स्वर में कहा। किस बात का? रानी की अगली चाल का। मेरे ख्याल में अभी उसने अपने पूरे पत्ते खोले नहीं हैं। खेल अभी बाकी है। नर्सिंग होम जाने का ड्रामा उसने इसलिए किया कि वो तेरे से इस वक्त ज्यादा बातें नहीं करना चाहती। वो बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। अभी देख आगे वो क्या करती है। कुछ तो करेगी ही। खुदे का स्वर गंभीर था। शाम 5 बजे इंस्पेक्टर 5 पुलिस वालों के साथ बंगले पर आ गया। मिस्टर ओबरॉय, इंस्पेक्टर ने मिलते ही कहा, मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको गिरफ्तार करना पड़ रहा है कि आपने अपने भाई विनोद ओबरॉय की हत्या की है। रिवॉल्वर पर, साइलेंसर पर और चैम्बर में भरी गोलियों पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने उसे नहीं मारा। अमन ओबरॉय बौखला उठा। ये तो अब आप ही बताएंगे कि आपने अपने भाई को क्यों मारा। दौलत की खातिर या उसकी खूबसूरत बीवी को पाने के लिए? ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? इन दोनों में कोई बात नहीं है। रात भर तो मैं... कहते कहते ओबरॉय रुका। रात भर क्या? रात को मैं किसी के साथ था। कहां पर? अपने बेडरूम में। ओबरॉय ने हिम्मत करके कहा। कोई औरत थी या मर्द? औरत। आप उसके बारे में बताइए, उसका नाम पता। मैं उसके बयान भी ले लूंगा। बाकी फैसला अदालत करेगी। अमन ओबरॉय ने होठ खींच लिए। कौन सी औरत आपके साथ थी? मैं नहीं बता सकता। शायद बताना ठीक नहीं, ओबरॉय ने व्याकुल स्वर में कहा। बताना बेहतर होगा मिस्टर ओबरॉय। उसकी गवाही शायद आपको बचा ले। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ओबरॉय गंभीर स्वर में बोला। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। फैसला आप पर है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। सिर्फ उंगलियों के निशानों के आधार पर आप... वो आपकी रिवॉल्वर थी, उस पर आपकी उंगलियों के निशान मिले। वो रिवॉल्वर आपके भाई की लाश के पास मिली। ऐसे भाई की जो चल फिर नहीं सकता था, सिर्फ लेटा रहता था। अगर वो चल फिर सकता तो इससे सोचा जा सकता था कि कहीं उसने ही आपकी रिवॉल्वर उठा ना ली हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। वो रिवॉल्वर उड़कर तो यहाँ पहुंची नहीं कि रिवॉल्वर ने खुद ही उस पर गोलियां चला दी हो और नीचे जा गिरी हो। उस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, तो यकीनन आपने ही उसे शूट किया है। रही बात कि क्या वजह रही होगी हत्या के पीछे, तो मेरे ख्याल में उसकी जायदाद वजह हो सकती है कि आप उस बीमार से पीछा छुड़ाकर सब कुछ खुद ही पा लेना चाहते थे। मेरे ख्याल में उसकी पत्नी को हासिल करने के लिए आपने उसकी हत्या नहीं की होगी। ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? ओबरॉय के होठों से निकला। सारे सबूत आपके खिलाफ है। शायद गवाह भी कोई मिल जाए। अगर आप उस औरत को पेश कर सकें जो रात भर आपके साथ थी, शायद बचाव में कुछ हो सकता है, परंतु उसके बारे में आप बताना नहीं चाहते। जल्दी में मुझे गिरफ्तार मत करो इंस्पेक्टर, मैं भाग नहीं रहा। मुझे 1-2 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें खुश कर देता हूँ। अभी मैं... हत्या के मामले में मैं नोट नहीं खाता मिस्टर ओबरॉय, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरा बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था कभी, और उसने मुझसे कहा था कि कभी भी मर्डर केस में रिश्वत मत लेना, फंस जाओगे। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता, लेकिन सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैं आपको अभी गिरफ्तार करके ही रहूंगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर आपको बढ़िया से बढ़िया वकील को बुलाने का मौका भी दूंगा। आपकी रिवॉल्वर, उस पर आपकी उंगलियों के निशान और पास में आपके भाई की लाश, मोटिव भी है। ये गंभीर मामला बनता है। मैं चाहकर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कानून तो अपना काम करेगा ही। अमन ओबरॉय को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस उसे लेकर थाने चल पड़ी। तूने ये क्यों नहीं बताया कि रात को रानी तेरे पास थी? हरीश खुदे ने कहा। क्या पता रानी को अच्छा ना लगे कि मैंने ये बात खोल दी? ओबरॉय बेचैन सा बोला। भाड़ में गई रानी, तेरे को बताना चाहिए था कि सुबह 4 बजे तक रानी तेरे साथ। ये भी बताता कि रानी मेरी गोद से उठकर अचानक ही 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर गई थी। हाँ बता, तेरे को सब बताना चाहिए। ये भी कि रानी ने ही तेरे वार्डरोब से रिवॉल्वर उठाई होगी। खुदे ने गुस्से से कहा। मैं जल्दबाजी में कोई गलत काम नहीं करना चाहता। जल्दबाजी? पुलिस तेरे को गिरफ्तार करके ले जा रही है और तू जल्दबाजी का नाम लेता है? मुझे अभी भी यकीन नहीं कि विनोद को रानी ने शूट किया है। ओबरॉय गंभीर स्वर में बोला। पागल, मूर्ख है तू, बेवकूफ, उसने तुम्हें बुरी तरह फंसा दिया है। तू शुरू से ही रानी से चिढ़ता है। तुझे रानी कभी पसंद नहीं आई, तभी तू। मेरी तरफ से तू कुएं में जा, पहाड़ से छलांग लगा दे, ट्रेन से कटकर जान दे दे। अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं। रात भर अमन ओबरॉय पुलिस स्टेशन में रहा। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया और 5 दिन के रिमांड पर लेकर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। जेल का माहौल ओबरॉय के लिए नया था, परंतु हरीश खुदे जेल को अच्छी तरह जानता था। बहुत पहले एक मामले में वो जेल में रह चुका था। यूं ही अभी उस पर केस चलना था, सजा नहीं मिली थी, इसलिए वो साधारण अपने कपड़े पहने हुए था। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए जो कि उससे पूछताछ करने लगे, परंतु ओबरॉय एक ही बात कहता रहा कि उसने विनोद की हत्या नहीं की। दोनों भाइयों में प्यार था और विनोद को मारने की तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो तो फिर से उसका इलाज करवाने वाला था। पुलिस वाले चले गए। शाम के 5 बज रहे थे। तूने आज भी पुलिस से नहीं कहा कि ये हत्या रानी ने की है? हत्या की रात रानी तेरे साथ थी, हरीश खुदे ने कहा। एक बार रानी से मिल लूं, फिर? वो अब तेरे से नहीं मिलने वाली। उसकी चाल सफल रही। वो तो बैठी ठहाके लगा रही होगी। खुदे की आवाज में कड़वापन आ गया। वो मेरे से मिलने आएगी? नहीं आने वाली वो आएगी। अमन ओबरॉय का स्वर विश्वास से भरा था। अगले दिन रानी मिलने आई। जेल के कर्मचारी ने ओबरॉय को मुलाकाती कक्ष में छोड़ दिया। काउंटर जैसी जगह थी। बीच में लोहे की जाली लगी थी जिसमें से कैदी और मुलाकाती एक दूसरे को देख सकते थे। रानी? ओबरॉय उसे देखते ही कह उठा। ये क्या हो गया रानी? पुलिस समझती है कि मैंने विनोद को मारा है। तुम तो जानती हो कि मैंने विनोद को नहीं मारा। सारी रात तो मैं तुम्हारे साथ था। क्या तुमने पुलिस से ये बात कही? रानी ओबरॉय को देखती रही। तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए कि हम दोनों उस रात साथ थे। और जान? रानी सरसराते स्वर में कह उठी। उस रात तो हमने बहुत मजा किया था, याद है? हाँ हाँ, तुमने पुलिस को क्यों नहीं कहा कि मैं बेकसूर हूँ? ओबरॉय ने बेचैन स्वर में कहा। हम तो हर रात ही मजा करते हैं जान। तुम किस रात की बात कर रहे हो? उस रात, जिस रात विनोद की हत्या हुई। ओबरॉय एकाएक और भी परेशान हो उठा था। मुझे याद नहीं। रानी की आवाज में सरसराहट थी। उस रात मैंने ज्यादा पी ली थी क्या? अमन ओबरॉय रानी को देखता रह गया। एकाएक रानी के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक उठी। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है जान, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। तुम मुझे बचा सकती हो, पुलिस को बता सकती हो कि उस रात हम साथ थे। ओबरॉय ने अजीब से स्वर में कहा। बचना चाहते हो? आवाज में भरपूर सरसराहट थी। हाँ रानी, सौदा कर लो। सौदा? अमन ओबरॉय अचकचा उठा। कैसा सौदा? दौलत का सौदा। रानी की सरसराहट विषैले अंदाज में बदल गई। मैं तुम्हें आजादी दिला सकती हूँ। मेरा एक इशारा तुम्हें जेल से बाहर निकाल देगा। उस पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने पहले से ही सेट कर रखा था। 4 बार उसके साथ सो चुकी हूँ। 10-10 की किश्तों में 50 लाख उसके मुंह पर मार चुकी हूँ। वो ही कर रहा है जो मैं चाहती हूँ और आगे भी मेरा कहना मानेगा। ओबरॉय हक्का बक्का सा रानी को देखता रह गया। अब देख ली इसकी असलियत, हरीश खुदे ने कहा। रानी तुम? ओबरॉय ने कहना चाहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रानी का स्वर तीखा हो गया।
मुझे अभी कई काम करने हैं। बोलो, बचना चाहते हो? हाँ रानी। ओबरॉय का गला सूख रहा था रानी का ये रूप देखकर। आजादी बहुत कीमती चीज होती है। ये बात इंसान को तब पता चलती है जब वो पिंजरे में कैद हो जाता है, वरना उससे पहले तो आजादी का एहसास भी नहीं होता। मैं तुम्हें आजाद करा सकती हूँ अगर सब कुछ मेरे नाम कर दो। तुम्हारे नाम? तुम्हें पैसे की क्या कमी है? विनोद का सारा हिस्सा अब तुम्हारा ही तो। मैं तुम्हारा हिस्सा भी चाहती हूँ जान। मेरा हिस्सा? तो तुम क्या समझते हो कि मैं मेरठ से मुंबई शादी करने आई थी, या हर रात मुझे तुम इस्तेमाल कर सको इसलिए आई थी? नहीं जान, मेरी उड़ान बहुत ऊंची है। मैं हीरोइन बनने आई थी, पर मुझे चांस नहीं मिला। मिला तो विनोद मिला, जिसकी दौलत के बारे में जानकर मैंने उससे शादी कर ली कि मैं उसकी दौलत पा सकूं। उसका एक्सीडेंट मैंने ही किराए के लोगों से कराया था कि वो मर जाए, पर वो नहीं मरा। बेड पर लाश की तरह पड़ गया। फिर साल भर का लंबा इंतजार किया और सोचा कि अगर तुम मर जाओ तो सारी दौलत पर मेरा कब्जा हो जाएगा। उन्हीं लोगों से तुम्हारा एक्सीडेंट करा दिया, पर तुम भी बच गए। लेकिन आंखें चली गई, अंधे हो गए। तब मुझे लगा ये तो मुसीबत पाल ली मैंने। एक बेड पर पड़ा है, दूसरा अंधा हो गया। ऐसे में मैंने नई योजना बनाई, ऐसी योजना कि तुम दोनों को रास्ते से हटा सकूं। मैंने किसी तरह भाग दौड़ करके तुम्हारी आंखें लगवाकर तुम्हें ठीक किया, ताकि मैं अपनी योजना को अंजाम दे सकूं। और ये जो तुम हरीश खुदे के अपने शरीर के भीतर आ जाने की स्टोरी सुनाते हो, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। ऐसा कभी होता ही नहीं। परंतु जब भी तुम खुदे की बात करते हो तो मैं यूं ही हाँ कर देती थी। खैर, मैंने अपनी प्लानिंग चालू रखी। उस रात तुमसे रिवॉल्वर की गोलियां डलवाई, साइलेंसर लगवाया, ताकि उस पर अच्छी तरह तुम्हारी उंगलियों के निशान आ सकें। और अगले दिन मैंने वार्डरोब से रिवॉल्वर को रुमाल से उठाया कि उस पर मेरी उंगलियों के निशान ना आ सकें, और उसे अपने कमरे में छिपा दिया। फिर उसमें अगली रात जब हम प्यार कर रहे थे तो 5 मिनट के लिए मैं वहां से गई थी, याद है ना? बस तभी तभी मैं विनोद को शूट कराई और तुम्हारी रिवॉल्वर वहीं गिरा दी। ये सारा काम मैंने रुमाल से रिवॉल्वर पकड़कर किया। विनोद तब सोया पड़ा था और मैंने उसे समझने का मौका ही नहीं दिया और 2 गोलियां चला दी, एक उसकी छाती में, दूसरी माथे पर। साइलेंसर लगा होने की वजह से आवाज कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। फिर वापस आकर मैंने तुम्हें खूब मजा दिया जान। रानी मुस्कुराई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, इतना मजा कि उस रात को तुम कभी भी न भूल सको। तुम्हारी जिंदगी की वो यादगार रात बन जाए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने जा रही थी। तुम्हारे पास सिर्फ मेरी यादें ही रह जानी थी। अमन ओबरॉय फटी फटी आंखों से रानी को देख रहा था। रानी की मुस्कान भरी निगाह ओबरॉय पर थी। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम शरीफ आदमी हो, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है। बहुत बड़ी हीरोइन बनना है मुझे। अपनी फिल्में मैं खुद बनाऊंगी। कितनी जायदाद है तुम्हारी? क्या कीमत होगी उसकी? सब कुछ मिलाकर 100 करोड़ के आसपास। ओबरॉय यंत्र चलित सा बोला। मेरे सपने पूरे हो जाएंगे इतनी दौलत से। रानी का स्वर एकाएक सरसरा उठा। अगर तुम नर्क से भरी जेल की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, नहीं तो सारी जिंदगी जेल में सड़ो। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहते हो, जेल में सड़ते रहना या आजादी। ओबरॉय फटी फटी आंखों से रानी को देखे जा रहा था। रानी की आंखों में अजीब सी चमक लहरा रही थी। कितना वक्त चाहते हो सोचने के लिए? रानी पुनः बोली। ओबरॉय रानी को देखे जा रहा था। लंबे पल चुप्पी में बीत गए। मैं बात करता हूँ, हरीश खुदे बोला। ये तेरे बस की नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा खुदे, ओबरॉय बोला। रानी का ये रूप, नहीं, विश्वास नहीं हो रहा कि। तभी अमन ओबरॉय के होठों से हरीश खुदे के लहजे वाली आवाज निकली। तो तुम सारी जायदाद चाहती हो? फिल्म बनाने में बहुत खर्चा आता है। 100 करोड़ में 4-5 बढ़िया फिल्में तो बन ही। ठीक है, तुम मुझे जेल से निकालो, केस खत्म कराओ, तो मैं सारी जायदाद। जान,
सौदा तो मेरे ढंग से ही होगा। तुम्हारा क्या ढंग है? पहले जायदाद मेरे नाम करोगे, पूरे बिजनेस मेरे नाम होंगे, फिर ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। बाद में तुमने अपनी कही बात पूरी नहीं की तो? इतनी भी कमीनी नहीं हूं जितना कि तुम समझ रहे हो। रानी मुस्कुराई। ठीक है, 5-10 करोड़ तो मेरे लिए रहने दोगी? 5-10 हजार भी नहीं, एक एक पाई मेरी होगी। तुम कंगाल होकर ही जेल से निकलोगे। ये तो गलत बात है। कुछ तो मेरे पास। कभी नहीं, रानी ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम कंगाल रहोगे तो मैं सुरक्षित रहूंगी। पैसा होगा तो तुम मेरे से बदला लेने की कोशिश भी कर सकते हो। पैसा इंसान की ताकत को बढ़ा देता है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, खुदे ने गंभीर स्वर में कहा। मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? अमन ओबरॉय ने तड़प कर कहना चाहा। तुम चुप रहो। सारी उम्र जेल में बिताने का इरादा है क्या? मुझे आजादी चाहिए। खुदे बोला। ये सारा पैसा ले लेगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा। चाहो तो सोचने का वक्त ले सकते हो। रानी बोली। मैंने सोच लिया है। तुम कहो कहाँ साइन करने हैं? तो ठीक है। रानी चमक भरी आंखों से मुस्कुराई। कल मेरा वकील कागज लेकर आएगा। सब कागज उसने पहले से ही तैयार कर रखे हैं। उन पर सिर्फ तारीख ही डालनी है जान। वो जहां जहां कहे वहां साइन करते चले जाना। कुछ भी पूछना मत। मुझे अपने वकील का तसल्ली भरा इशारा चाहिए कि सब ठीक है। तुम कल वकील को भेजो, पेपर साइन हो जाएंगे। खुदे ने कहा। लेकिन मुझे बाहर कैसे निकालोगी? बहुत आसान है मेरे लिए। रानी ने सरसराती आवाज में कहा। इंस्पेक्टर के साथ 2 बार सोना पड़ेगा। 10-20 लाख उसे और दूंगी और प्यारी सी चुम्मी दूंगी तो वो मेरी बात खुशी से मान जाएगा और पुलिस की तरफ से दर्ज तुम्हारे खिलाफ केस खत्म हो जाएगा। रिवॉल्वर पर से उंगलियों के निशान गायब हो जाएंगे। रिवॉल्वर भी बदल दी जाएगी। किसी चोर पर तुम्हारे भाई की हत्या का इल्जाम लग जाएगा जो घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। सब कुछ बहुत ही आसान है। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उस पुलिस वाले के लिए तो ऐसा करना मामूली बात है। खुदे ने गहरी सांस ली। चलती हूँ जान। भगवान करे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे, जैसे कि तुम भी मुझे याद आते रहोगे। हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। बाय जान। रानी चली गई। अमन ओबरॉय को मुलाकाती कक्ष से एक बैरक में पहुंचा दिया गया। हरीश खुदे गुस्से में उबल रहा था। बाहर निकलते ही मैं उस कुतिया को खत्म कर दूंगा। वो मुझे जानती नहीं कि मैं। तुम उसे कुछ नहीं कहोगे? अमन ओबरॉय ने फीके स्वर में कहा। क्यों? क्यों ना कहूं? मैं उसे सच्चा प्यार करता रहा हूं, अब भी करता हूं। मैं उसे कभी भी भूल नहीं। भाड़ में गया तेरा प्यार। वो 100 करोड़ पर हाथ मार गई 2 झटके दिखाकर, और तो उसे प्यार कहता? हाँ, मैंने उसे हमेशा सच्चे मन से प्यार किया है। उसे मारना मत, कुछ मत कहना उसे। और उसने जो तुम्हारे साथ किया वो ऊपर वाले का मामला है। ओबरॉय थक गया था रानी का नया रूप देखकर। उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। जो करना होगा ऊपर वाला करेगा। तो कुछ नहीं कहेगा उसे? उसने तेरे भाई को मारा है, वो हत्यारी है। बैठा है ना ऊपर वाला, सब कुछ उस पर छोड़ दे। ये ऊपर वाला भी तमाशबीन है। मुझे देख क्या किया मेरे साथ। गोलियां लगी मर गया मैं तो मुझे मरने देता, पर आंखों के सहारे मुझे जिंदा रखा और मेरे को तेरे साथ जोड़ दिया। एक शरीर में हम दोनों एक साथ। क्या मजाक है? ना तू आराम से जी सकता है ना मैं। ऐसे काम करता है तेरा ऊपर वाला। खुदे ने गुस्से से कहा। ऊपर वाला जब मारता है तो आवाज भी नहीं होती और सब कुछ बदल जाता है। ये तू अपने को तसल्ली दे रहा है या मुझे? पता नहीं, शायद तूने मेरे भीतर आना ही होगा और रानी ने मेरे साथ ऐसा करना ही होगा। तभी ये तू हारने वाली बातें करने लगा है अब। खुद ही गंभीर हो गया। हारी तो गया हूं मैं। मेरे शरीर का बंटवारा हो गया। मेरा भाई मारा गया। मेरी सारी दौलत हाथ से निकलने जा रही है। शायद इसमें भी कोई भला होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले दिन रानी का वकील जेल में आया। अमन ओबरॉय से ढेर सारे कागजों पर साइन कराकर ले गया। उसके बाद
6 दिन लगे अमन ओबरॉय को जेल से छूटने में। इस बीच 2 बार उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा था। अब ओबरॉय पर कोई केस नहीं था, सब मामले से बरी हो गया था। इस मामले में तो रानी अपनी बात पर खरी उतरी थी। जेल से बाहर आकर ओबरॉय सड़क किनारे खड़ा हो गया। सड़क पर जाते वाहनों को देखने लगा। इज्जतदार करोड़पति अमन ओबरॉय, हरीश खुदे ने कड़वे स्वर में कहा। एक लड़की के चक्कर में पड़कर 100 करोड़ की जायदाद से हाथ धो बैठा, मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। क्यों? सुनने में कैसा लग रहा है? जले पर नमक छिड़क रहा है? ओबरॉय थके स्वर में बोला। तू कमजोर इंसान है, हिम्मत वाला होता तो मेरे को कहता, रानी को काटकर फेंक दे खुदे। नहीं, ओबरॉय ने सिर हिलाया। मैंने सच में उससे प्यार किया है। और उसने क्या किया तेरे साथ? बोला तो तेरे को कि ऊपर वाला सब देखता है। कमजोर लोग ऐसा कहते हैं, कुछ भी कहे, पर ऊपर वाला देखता जरूर है। देख, अभी भी वक्त है, तू एक इशारा कर, 24 घंटों में रानी साफ हो जाएगी। मैं उसे तू रानी को भूल जा, उसने जो किया है मेरे साथ किया है। तेरे भीतर मैं रहता हूँ, मेरे साथ भी तो किया है उसने। कहा मुझे 5,500 की विस्की की बोतल पीने को मिलती थी, अब 550 वाली भी नसीब नहीं होने वाली। मैंने तो सोचा था कि कोठी बंगले नौकरों कारों की ऐश करूंगा, और इधर सारा मामला ही साफ हो गया। रानी जी की ठाठ हो गई। हरीश खुदे ने कड़वे स्वर में कहा। बहुत फिदा था ना तू उस पर, तेरे को जान कहती थी, उसकी जान तो तेरे नोटों में थी, ले गई सब, और ले मजे। गोद में बिठाता था उसे। सत्यानाश हो तेरा, तूने खुद ही अपने को बर्बाद किया है, साथ में मुझे भी ले डूबा। बड़े प्यार से उसे रिवॉल्वर दिखा रहा था कि कैसे खोलते हैं, कैसे गोलियां डालते हैं, कैसे साइलेंसर लगाते हैं। बना गई ना पागल तेरे को। मार दिया तेरे भाई को और सारी जायदाद ले उड़ी। अगर तू पहले ही मेरी बात मान जाता कि रानी ही सारी गड़बड़ कर रही है, तो सब किस्मत का खेल रहा मेरे साथ। साधु संतों की तरह बातें करने लगा है अब तू। ओबरॉय कुछ नहीं बोला। टुन्नी बहुत अच्छी है, उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे प्यार किया, ईमानदारी से रही। टुन्नी जैसी दूसरी कोई नहीं। ओबरॉय चुप रहा। अब यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? खुद ही झल्ला कर बोला। कहाँ जाऊं? मैं तो फुटपाथ पर आ गया, पूरी तरह आ गया। कितना माल है तेरे पास? 3,500 रुपया। 3.5? क्या कहने, एक रात में 5,500 की शराब की बोतल पी जाने वाले इंसान के पास कुल जमा पूंजी सिर्फ 3,500 की बची है, एक औरत के चक्कर में। बार बार ये बात कहकर तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। ओबरॉय बोला। खुंदक आ रही है तो तुझ पर ही निकालूंगा, खुदे ने झल्लाकर कहा। जाना कहाँ है? पता नहीं, पर टुन्नी से मिलने का मन। फिर टुन्नी? ओबरॉय ने कहना चाहा। अब तू ये कहने का हक गवा चुका है कि मैं टुन्नी के पास ना जाऊं। पहले तेरे पास ठिकाना था, माल था, अब तो सब कुछ गवा दिया। क्या पता टुन्नी अपने पास रहने को जगह दे दे? मुझे नहीं लगता। पहली बार जब हम उसके पास गए थे तो उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, पर दूसरी बार उसने हमें भीतर बिठाया। हो सकता है तीसरी बार वो हमें वहीं रख ले, खुदे ने कहा। कहीं भी चल। ओबरॉय ने गहरी सांस ली। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। लानत है ऐसी फुर्सत पर। परंतु टुन्नी के घर पर ताला लगा मिला। आस पड़ोस से पूछा तो पता चला कई दिन से घर बंद है। वो कहकर गई थी कि शहर से बाहर जा रही हूँ, 2-3 महीनों में लौटूंगी। हरीश खुदे परेशान सा बोला। उसका तो कोई मिलने वाला भी नहीं है, फिर मुंबई से बाहर किधर चली गई? क्या पता। ओबरॉय ने इतना ही कहा। वो साला बारूद ना ले गया हो उसे कहीं, और उससे नोट लेकर गला काट दे टुन्नी का। हरीश खुदे बेचैन हो उठा। अमन ओबरॉय गली से बाहर आकर आगे बढ़ गया। तेरे पास मोबाइल तो होगा, जरा दे। जेल से निकले हैं, फोन चार्ज नहीं है। पर फोन किसे करना है? देवराज चौहान को। क्यों? क्यों का क्या मतलब? खुदे ने झल्लाकर कहा। हाल चाल नहीं पूछ सकता उसका? पर वो तो तेरे को पहचानता नहीं, पिछली बार तो उसने। चुप कर, चल जरा उस दुकान से फोन करते हैं। अमन ओबरॉय दुकान पर पहुंचा, फोन किया। हेलो। उधर से देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान, मैं
खुदे, कैसा है तू? देवराज चौहान की तरफ से फौरन आवाज नहीं आई। पहचाना नहीं क्या? मैं हरीश खुदे। मैं? अमन ओबरॉय? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। वही वही, मैं तो उसके शरीर के भीतर रहता। मैंने तुम्हें कहा था कि दोबारा मिलना मत, फोन मत करना। और तुम? यार ऐसी भी क्या नाराजगी? मेरा शरीर नहीं रहा, पर मैं तो जिंदा हूं। अभी टुन्नी के यहाँ गया तो वो भी नहीं मिली। ताला लगा है। पता करने पर पता चला कि 2-3 महीने बाद टुन्नी ने शादी कर ली है। उधर से देवराज चौहान ने कहा, शादी? हरीश खुद ही हक्का बक्का रह गया। शादी कर ली टुन्नी ने? कई दिन हो गए वो यहाँ से चली गई है। बारू के साथ शादी की? हाँ। ओह, हरीश खुदे ने दुख भरे स्वर में कहा। कहाँ गई वो? मैं नहीं जानता, उधर से देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। खुदे ने रिसीवर रखा। अमन ओबरॉय ने कॉल के पैसे दिए और दुकान से बाहर आ गया। वो कह तो रही थी शादी करने को, ओबरॉय बोला। कर ली होगी शादी। तो तब तो मैंने टुन्नी की बात को यूं ही समझा था, खुदे ने कहा। उसका आदमी मर गया, वो जवान है, अकेली है तो शादी नहीं करेगी क्या? मैं तो अभी जिंदा। तू अपने लिए जिंदा है, मेरे लिए जिंदा है, टुन्नी के लिए, दुनिया के लिए तो मर चुका है कि नहीं? हाँ, ये बात मैं बार बार भूल जाता हूँ। खुदे ने गहरी सांस ली। सब समझते हैं कि हरीश खुदे मर गया। मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे पता है कि तू जिंदा है और मेरे शरीर में रहता है, अमन ओबरॉय ने गंभीर स्वर में कहा। अब ये बता जाना कहाँ है, रात कहाँ बितानी है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं, हरीश खुदे, गंभीरता से इन नए हालातों पर विचार करने लगा। अमन ओबरॉय तो लुट-पुट कर खाली होकर बैठ गया था। वो शरीफ बंदा था। उसने सिर्फ करोड़पतियों की ही दुनिया देखी थी, कारें देखी थी, बंगले देखे थे, नौकर देखे थे, या रानी जैसी खूबसूरत औरतें और कीमती शराब देखी थी। अब सब कुछ मेरे ऊपर आ गया। सारा बोझ मुझे ही संभालना था। मैं अमन ओबरॉय के शरीर में रहता हूँ तो उसकी जरूरतें मेरी जरूरतें थी, परंतु मैं बिजनेसमैन नहीं था ओबरॉय की तरह। मैं चोर, उठाई गिरा, डकैती करने वाला, बदमाशी के काम करने वाला हरीश खुदे था। मैंने आज तक ऐसे ही काम किए हैं और ऐसे ही काम कर सकता था। अब ऐसा कुछ करके ही पैसा बनाना पड़ेगा, परंतु मेरे पास शरीर नहीं था। ओबरॉय के शरीर में रहता हूँ तो इन कामों के लिए उसका शरीर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अमन ओबरॉय को ऐसे कामों का जरा भी अनुभव नहीं था। वो कोमल करोड़पति था, फूलों पर पला, और मुझे पत्थरों की आदत थी। जो भी हो, अब अमन ओबरॉय का शरीर ही मेरे लिए सब कुछ था और ओबरॉय के साथ मुझे तालमेल बिठाना होगा। धीरे धीरे वो इस बात को जानेगा कि अंडरवर्ल्ड के लोग कैसे काम करते हैं। बहरहाल अब मुझे अमन ओबरॉय के शरीर का सहारा लेकर ही किसी तरह नोट पैदा करने थे। 3,500 कुल ओबरॉय की जेब में पड़ा था। ये तो 1-2 दिन में खर्च हो जाना था। क्या सोच रहा है? अमन ओबरॉय ने पूछा। नोटों के बारे में सोच रहा हूँ कि नोट कहाँ से पैदा करूं। पैदा? तो नोटों को पैदा करता है? हाँ बेटे, नोट पैदा ही करने पड़ते हैं, अपने आप तो हाथ में आते नहीं। लेकिन करेगा क्या? कहाँ से नोट? कोई चोरी डकैती, कहीं पर हाथ मारना पड़ेगा तभी। क्या? अमन ओबरॉय भड़क उठा। मैं इज्जतदार करोड़पति अमन ओबरॉय हूँ, मैं चोरी डकैती? अब तो ना तो इज्जतदार है ना ही करोड़पति है। तेरी जमा पूंजी सिर्फ 3,500 है जो कि जेब में डाले घूम रहा है तू। और तेरे को महंगी शराब चाहिए। खटमलों में तो नहीं सो सकता कि सस्ते से होटल में कमरा ले ले। कल को तू कहेगा कपड़े गंदे हो गए, नए कपड़े चाहिए। तेरे को खाना भी बढ़िया चाहिए। सैंडविच, कटलेट और कॉफी से कम तू बात नहीं करता। बस में तू सफर करेगा नहीं कि लोगों से बदबू आती है। मतलब कि तेरे को हर कदम पर, हर सांस के साथ पैसे की जरूरत है और वो जरूरत मैं ही अपने ढंग से पूरी कर सकता हूँ। तूने तो बहुत बिजनेस कर लिया, अब तू मेरा बिजनेस देखेगा। तेरे को मेरे बिजनेस में हाथ बटाना ही पड़ेगा। इनकार करता है तो किसी फुटपाथ पर रात बिता देते। फुटपाथ पर रात?
ओबरॉय ने तीखे स्वर में कहा, तूने मेरा रहन सहन देखा नहीं क्या? मैं क्या फुटपाथ पर रात बिताऊंगा? मुझे नर्म गद्देदार बढ़िया बेड चाहिए सोने को, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। मालूम है मुझे, तभी तो कह रहा हूँ कि तेरी जरूरतें पूरी करने के लिए कहीं से पैसा पैदा करना होगा करोड़पति साहब, और मुझे अपना बिजनेस शुरू करना होगा, चोरी डकैती या कुछ भी जिसमें पैसा मिल सके। तेरी मजबूरी है मेरे साथ मेरे बिजनेस में हाथ बटाना, नहीं तो फिर फुटपाथ पर सोने की आदत डाल और खाने को भी दिन भर में कुछ खास नहीं मिलने वाला। अमन ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा। बोलेगा कि हवा निकल गई तेरी? मुझे तेरे वाले काम नहीं आते, ओबरॉय परेशान स्वर में बोला। मैं शरीफ बंदा हूँ, ऐसा करना तो मैं पाप समझता। वो पाप नहीं था जो भाभी के साथ। फिर वही बात, अमन ओबरॉय झुंझलाया। वो बातें मुझे याद ना दिला। ठीक है, अब के बारे में सोच कि तू कंगाल हो गया है। अब तेरे को कैसी जिंदगी चाहिए? मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ। अमन ओबरॉय गंभीर हो गया। तू अपनी जगह मजबूर है कि जो कुछ तू जानता है वो ही तो करेगा, पर सुन, ज्यादा गड़बड़ वाला काम मत करना, मुझे डर लगता है। कोशिश करूंगा। बता क्या करना है? सोचता हूँ, देखता हूँ। तू क्या समझता है कि ये काम ऐसे ही हो जाते हैं? बहुत मेहनत लगती है, कई दिनों का वक्त लगता है, शिकार ढूंढना पड़ता है, पर तेरे शरीर में रहकर मैं बढ़िया से बढ़िया काम कर सकूंगा, क्योंकि तू पढ़ा लिखा है, तौर तरीका तुझे आता है, अंग्रेजी भी बोल लेता है। चाहे इन बातों की जरूरत पड़े वो तू संभाल लेना, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। किस्मत ने साथ दिया तो जल्दी ही वो वक्त आएगा कि तू पहले से भी बढ़िया जिंदगी जिएगा। सच? ओबरॉय खुश हो गया। अभी तो सब राम भरोसे है। हरीश खुदे ने गहरी सांस ली। देखेंगे अब कि तेरा भगवान क्या चमत्कार दिखाता है। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।